कहानी की शुरुआत में हम एक थंडर ड्रैगन और एक कल्टीवेटर के बीच फाइट होते हुए देखते हैं, जहाँ पे कि वो कल्टीवेटर उस थंडर ड्रैगन को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करता है। असल में वो थंडर ड्रैगन भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो उस कल्टीवेटर के ऊपर भारी पड़ जाता है। इसी के साथ साथ हमें नरेटिंग वॉइस बताता है, अगर किसी कल्टीवेटर को तियानवे कॉन्टिनेंट के अंदर मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट करना हो तो उसे सबसे पहले तियानवे वॉर्टेक्स को ओपन करना होगा, तभी वो अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर सकता है और कल्टीवेशन कर सकता है। पर मैग्नोलिया सिटी के अंदर एक ऐसा बच्चा है जो कि अपनी तियानवे वॉर्टेक्स को ही एक्टिवेट नहीं कर पाया, और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी नेम फेंग हाओ होता है, जो कि अपने प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था और 1 महीने पहले हुए इंसिडेंट के बारे में वो याद करने लगता है, जहाँ पे फेंग हाओ की अंकल मास्टर फेंग हन से कहने लगता है अपने फेंग हाओ जैसे कचरे को अपनी डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट कैसे किया, जिसने की आज तक अपने तियानवे वॉर्टेक्स तक को एक्टिवेट नहीं कर पाया। पर तभी उसकी सिस्टर सीन कहती है आप लोगों को ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ब्रदर यकीनन तियानवे वॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर पाएगा। इसके बाद मास्टर फेंग हन फेंग हाओ से कहने लगता है तुमने तो अभी तक अपने तियानवे वॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट नहीं कर पाया, अगर तुम यहाँ पे रहे तो इसकी असर जिंग के ऊपर भी पड़ सकती है, इसी वजह से तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये सुनने की बात फेंग हाओ की फादर कहता है तुम अपने जूनियर को इस तरह से धमका नहीं सकते, ये दरअसल गलत है। ये सुनने की बात फेंग हन वही पे फेंग हाओ की फादर की भी बेइज्जती करने लगता है, जिस वजह से फेंग हाओ तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहता है चाहे मेरी तियानवे वॉर्टेक्स एक्टिवेट ही क्यों ना हुआ हो, पर मैं इस तरह का पर्सन नहीं हो, यकीनन एक दिन न एक दिन मेरी तियानवे वॉर्टेक्स एक्टिवेट हो ही जाएगा। जिससे फेंग हन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो फेंग हाओ के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है, पर बीच में आकर उसकी फादर उसे बचा लेता है। इसी के साथ साथ उसकी फादर से फाइट करते हुए उन्हें काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड भी कर देता है, जिस वजह से वो तो वहीं पे बेहोश हो गए थे। ये देखने की बात फेंग हाओ काफी गुस्से में कहता है फेंग हन तुम याद रखना तुम कमजोरों को हमेशा ही टॉर्चर करते रहते हो, मैं वापस आऊंगा 1 साल बाद तुम्हें यकीनन हरा कर दिखाऊंगा। ये सुनने की बात फेंग हन भी कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम 1 साल बाद मुझे हरा पाए तो मैं अपनी कल्टीवेशन खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाओ को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे कि फेंग हाओ इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए काफी उदास हो रहा होता है, पर तभी वो कहता है मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। और इसी के साथ साथ बचपन में जिंग के साथ बिताई हुई याद आने लगता है, जहाँ पे कि जिंग उससे कहती है ब्रदर आप इस तरह से खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते। ये सुनने की बात फेंग हाओ कहता है मेरी साथ की लगभग सभी डिसाइपल ही ने अपने तियानवे वॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर चुका है, अगर मैं कड़ी मेहनत करूँ तो शायद से मेरा तियानवे वॉर्टेक्स भी ओपन हो जाए, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यकीनन एक दिन वापस आ जाऊंगा। यह सुनने की बात जिंग भी कहती है हाँ ब्रदर मुझे यकीन है आप ऐसा जरूर से कर पाएंगे। फेंग हाओ फिर से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बार तियानवे वॉर्टेक्स ओपन करके ही रहूंगा, और वो वहीं पे अपनी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। पर इस बार की कल्टीवेशन पे भी कुछ अलग होता है, उसकी बॉडी से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगता है और कुछ देर बाद वो लाइट उसकी बॉडी से बाहर भी आ जाता है और तुरंत ही एक लेडी में बदल जाती है, जिसे देखने की बात तो फेंग हाओ को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो पूछता है आखिरकार तुम हो कौन। तो ये सुनने की बात बट वो लेडी फेंग हाओ की बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगती है बच्चे नए जनरेशन की मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने के लिए तुम्हें बधाई, आज से मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करूंगी, यानी कि तुम्हारी हर चीज में मैं हेल्प करूंगी, आज से मैं ही तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम मुझे आंट जिंग हुई बुला सकते हो। और उसकी बॉडी को चेक करते हुए कहती है तुम्हारी बॉडी में तो वॉइड वॉर्टेक्स मौजूद है। ये सुनने की बात फेंग हाओ इसके बारे में पूछता है तो आंट जिंग वो कहती है कि ये जो वॉइड वॉर्टेक्स है वो काफी ज्यादा रेयर है, और इसी के साथ साथ जिनके पास भी ये मौजूद है उनके कल्टीवेशन नॉर्मल कल्टीवेटर से काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसी के साथ साथ ये काफी पावरफुल भी होता है। ये सुनने की बात फेंग हाओ कहता है तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे बेकार नहीं जाऊंगा, मैं भी यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता हूँ। इससे वो काफी खुश होने लगता है, पर तभी आंट जिंग हो कहती है इसका एक साइड इफेक्ट भी मौजूद है, अगर कोई कल्टीवेटर हमेशा ही कल्टीवेशन करता रहे तो फिर ठीक है, पर अगर अचानक
जैसे ही वो कल्टीवेशन छोड़ दे तो ये उल्टा ही उसकी बॉडी से पांचों मेरिडियंस को खाता रहेगा। ये सुनने की बात तो फेंग हाउ काफी ज्यादा शॉक हो गया था। इसी के साथ साथ आंट जिंग हुआ फिर से कहती है फिलहाल के लिए इतना सा भी काफी है, मैं फिलहाल के लिए सोने जा रही हूँ, और वो उसकी बॉडी में जाने लगती है। फेंग हाउ उन्हें रोकते हुए कहता है सीनियर प्लीज आप रुक जाइए, आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं वॉइड वॉर्टेक्स को किस तरीके से ओपन कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ चाहे इसमें कुछ भी क्यों ना हो, मैं हर एक चीज को झेलने के लिए तैयार हूँ। यह देखने की बात आंट जिंग भी इसके लिए एग्री करते हुए कहती है तो फिर ठीक है, और वो फेंग हाउ की वॉइड वॉर्टेक्स को ओपन करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से हम फेंग हाउ को देखते हैं जो कि काफी सारे इल्यूजन्स में फंसा हुआ था, जहाँ पे उसकी फादर कह रहा था तुम्हारी वजह से आज यहाँ पे मेरा ये हाल हो गया। इसी के साथ साथ जिंग कहती है कि तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। इसी के साथ साथ फेंग हान भी उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो अपनी आंट जिंग हुआ की बातों को याद करते हुए वॉइड वॉर्टेक्स ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से हम वहीं पे उसकी वॉर्टेक्स एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। अपनी वॉर्टेक्स को एक्टिवेट होते हुए देखकर फेंग हाउ तो काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इसके लिए न जाने उसे आज तक कितने लोगों की ताने सुनने पड़े, और वो वहाँ से तुरंत ही अपनी मदर के पास पहुँच जाता है। जहाँ पे पहुँचने की बात उसकी नजर में पड़ता है कि उसकी जो मदर है वो रो रहा होती है। इसके बारे में जब फेंग हाउ पूछता है तो उसकी मदर कहती है असल में आप फेंग हाउ की फादर को फैमिली लीडर की पोजीशन से भी हटा दिया गया। इसी के साथ साथ उनके इलाज के लिए मिलने वाले जितने भी एलेक्सर्स है उन्हें भी बंद कर दिया। इस वजह से फेंग हाउ गुस्सा होते हुए सीधा ही वहाँ से ग्रैंड एल्डर के पास पहुँच जाता है। जहाँ पे पहुँचने की बाद ग्रैंड एल्डर उसे कहने लगता है अभी तक तो तुम्हारी वॉइड वॉर्टेक्स भी एक्टिवेट नहीं हुआ, जिस वजह से तुम एक बेकार पर्सन हो। इसी के साथ साथ हमारी फैमिली में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि सिटी कंपटीशन में हिस्सा ले सके, और मुझे उसी के ऊपर खर्च करना चाहिए ना कि तुम्हारी ऊपर। ये सुनने की बाद फेंग हाउ कहने लगता है मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, तब तक मैं सिटी कंपटीशन को हर हाल में जीत कर ही दिखाऊंगा। यह सुनने की बाद ग्रैंड एल्डर भी इसके लिए एग्री हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम ना जीत पाए तो तुरंत ही तुम्हें और तुम्हारी फादर को फेंग फैमिली के अंदर से निकाल दिया जाएगा। वहाँ से जाते हुए फेंग हाउ सोचता है अगर मुझे सिटी कंपटीशन में जीतना है तो मुझे हर हाल में इंटरमीडिएट की 5th लेवल पर जरूर से पहुँचना होगा, पर मैं इसे कैसे करूँ। इसके बाद आंट जिंग हुई भी बाहर आते हुए कहता है तुम 1 महीने के अंदर 5th लेवल पर पहुँचना चाहते हो, जो कि नामुमकिन है। अगर तुम ऐसा कर भी लेते हो तो तुम्हारी बॉडी इसे होल्ड करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। पर फेंग हाउ कहता है वैसे भी अगर मैं कल्टीवेट ना करूँ तो वॉइड वॉर्टेक्स की वजह से मैं मारा जाऊंगा, क्यों ना मैं इसे यहाँ पे ट्राई करूँ। इसी के साथ साथ आंट जिंग हुआ को सुअर की मीट देते हुए कहता है सीनियर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। जहाँ पे सुअर की मीट देखकर तो आंट जिंग हुआ वही पे फेंग हाउ को सिखाने के लिए एग्री हो गई थी। इसी के साथ साथ वो फेंग हाउ को एक मार्शल आर्ट टेक्निक देते हुए कहती है ये एक जुआन क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक है, अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करते हो तो 1 महीने के अंदर यकीनन इंटरमीडिएट की 5th लेवल पर जरूर से पहुंच जाओगे। इसी के साथ साथ इस टेक्निक को तुम फाइट में भी यूज कर सकते हो, पर इस मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। ये सुनने की बात फेंग हाउ कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि मुझे अपनी फादर की इस हालत की बदला भी लेना है। और वो उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए वहीं पे दिन रात मेहनत करने लगता है। जहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करते है वो कल्टीवेशन भी करता है, और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली उस टेक्निक को यानी कि उस टेक्निक की एक फॉर्म को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता है, जिससे फेंग हाउ तो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। और अगले सीन में हमें फेंग हाउ को सिटी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो अपनी फादर के लिए मेडिसिन लेकर घर जा रहा होता है। पर तभी वहीं पे यांग फैमिली की यांग मास्टर यांग कोई तुरंत ही उसकी रास्ता रोक के उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिससे फेंग हाउ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और उन लोगों के बीच फाइट भी स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे फेंग हाउ काफी इजीली उनकी यानी कि यांग कोई की सभी मेंबर्स को पीटते हुए यांग कोई को भी बराबरी की टक्कर देने लगता है। पर फेंग हाउ ज्यादा देरी ना करते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देखते ही यांग कोई कहता है फेंग हाउ तुम चाहे आज फाइट क्यों ना करो, पर आधे महीने बाद होने वाले सिटी कंपटीशन के अंदर मैं यकीनन तुम्हें घुटने टेकने में मजबूर कर दूंगा। और फिर ऐसे दिन बीतता जाता है और सिटी कंपटीशन के दिन भी काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। वहाँ पे हम फेंग हाउ को अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो टाइगर केव की फास्ट फॉर्म को मास्टर कर चुका होता है।
फेंग हाओ कहता है इस पावर के साथ यकीनन मैं सिटी कंपटीशन को आसानी से जीत पाओ। ये सुनने की बात आंट जिंग हुआ कहती है ये सुअर की मीट तो काफी ज्यादा टेस्टी है, मुझे और 5 पीस चाहिए। और वहीं पे हम फेंग हाओ की हालत काफी ज्यादा खराब होते हुए देखते हैं। वो खून की उल्टियां करने लगता है। ये देखने की बात आंट जिंग हो उसकी बॉडी को चेक करते हुए कहती है तुम्हें मैंने एक दिन में इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मना की थी। इतना ज्यादा कल्टीवेशन और प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारी बॉडी इसे हिल नहीं कर पाई और तुम्हारी 5 मेरिडियंस इंजर्ड हो चुकी है। इससे शायद ही तुम सिटी कंपटीशन के अंदर जा पाओ। ये देखते ही फेंग हाओ फिर से कहता है अगर इस बार तुम मेरी हेल्प कर देते हो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा सुअर की मीट दूंगी। ये सुनने की बात आंट जिंग हुआ कहते हो वैसे मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, मेरे पास इसकी एक तरकीब मौजूद है। जिसे सुनने की बात फेंग हाओ कहता है वैसे इस तरकीब की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे करने के लिए तुम्हें कई सारे मेडिसिनल पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ेगी। ये सुनने की बात आंट जिंग हुआ कहती है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पास और एक रास्ता मौजूद है। और वो एक मैनुअल को निकालते हुए कहती है इस मैनुअल के अंदर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मेडिसिनल एलेक्सर्स के बारे में नोट है और तुम इसे रिफाइन करने के लिए अपने ब्लड के साथ इसे रिफाइन कर सकते हो। ये सुनने की बात फेंग हाओ इसके अंदर अपने ब्लड डालते हुए रिफाइन करने की कोशिश करता है पर उस बुक के अंदर तो कोई भी असर दिख नहीं रहा था, जिससे आंट जिंग हुआ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पर थोड़ी देर में हम वहीं पे उस बुक को काफी ज्यादा चमकते हुए देखते हैं। इसी के साथ साथ वो एनर्जी में बदलते हुए तुरंत ही फेंग हाओ की बॉडी के अंदर चला गया था। इसी के साथ साथ हम फेंग हाओ की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो एनर्जी तुरंत ही कई सारे एलेक्सर्स की लिस्ट में बदल गया था, जिसे देखने की बात तो फेंग हाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ साथ वहाँ पे आंट जिंग हुआ भी आते हुए कहती है तुम इसकी मदद से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे मौजूद सभी एलेक्सर्स को अगर एब्जॉर्ब कर लेते हो तो तुम्हें दुनिया की हर एक पॉइजन को क्योर कर सकते हो। तुम्हें अपनी मेरिडियंस को फिर से रिस्टोर करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेंगे, इसे लेकर तुम तुरंत ही अपनी मेरिडियंस को ठीक करने के लिए लग जाओ। फिलहाल के लिए इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। इसकी नेक्स्ट पार्ट पे जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लो ताकि मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल सके।